विविध भारती। श्रोताओं, नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज हम आपको नरेंद्र नाथ मित्र के बंगला उपन्यास का हिंदी रेडियो रूपांतरण सुनवा रहे हैं। महानगर। अनुवादक एवं रूपांतरकार हैं राधा कृष्ण प्रसाद, निर्देशक हैं सत्येंद्र शरद। आइए सुनते हैं नाटक महानगर का। वो अभी तक नहीं आई। रात के 8 बज रहे हैं। नौकरी से छुट्टी पाकर तो उसे 5:30-6 बजे तक घर लौटाना चाहिए था। अरे घर की बहू अगर रात 8-9 बजे तक अकेली कलकत्ता जैसे शहर में घर से बाहर रहे तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? क्यों चुप क्यों हो? जी मैं क्या बोलूं? और सुन, अरे तुम नहीं बोलोगे बेटा तो और कौन बोलेगा? तुम आरती के पति हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्ही ने उसे नौकरी करने के लिए जाने दिया। घर की बहू इतनी रात तक बाहर रहेगी तब घर का मान सम्मान क्या बचेगा? अब आई है महारानी। रात 9 बजे घर की लक्ष्मी को घर द्वार की याद आई। मुन्ने को 2 दिन से बुखार है, इसकी कोई चिंता नहीं। जाऊं दरवाजा खोल दूं? तुम बैठो माँ, मैं जाता हूँ। सुब्रत। हाँ माँ। सुब्रत, जाते ही बहू से झगड़ा मत करना। हाय तोबा मचाने की जरूरत नहीं। जो कहना हो शांति से बाद में कहना। ठीक है। कब से सांगल खटखटा रही थी। शाम होते न होते सदर दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद चाहे कितना सांगल खटखटाओ कोई खोलने नहीं आएगा। शाम हुए 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं, अब तक कहाँ थी? लेक की तरफ घूम रही थी। अरे चलेगा, रुको, मेरे हाथ का सामान तो पकड़ो। क्यों? हो पकड़ो ना, इससे छोटे नहीं हो जाओगे। सर का आंचल तो जरा ठीक कर लो। सास ससुर भीतर जो हैं। रास्ते भर जब बिना सिर पर आंचल किए आ सकी तो घर में भी ये लाश दिखाए बिना काम चल सकता है। मुन्ना कैसा है? उसकी खोज खबर लेने की तुम्हें जरूरत ही क्या है? बुखार तो उतर गया है ना? भाभी आ गई। भाभी नीला, बड़ी देर कर दी। हाँ नीला, संतरे लाई हो? हाँ भाई लाई हूँ। नीला जाओ पढ़ो जाकर। तो रोज रोज इन्हें संतरे चाहिए। बाबूजी आज संतरे कुछ सस्ते मिल गए। आपको ठग लिया था? हाँ, बूढ़े आदमी को सभी ठगते हैं बेटी। देखो, जो सामान खरीदना हो दिन में खरीदो। खरीदारी के लिए इतनी रात करना क्या ठीक है? खरीदारी में रात नहीं हुई बाबूजी, ऑफिस में काम ज्यादा होने के कारण रुक जाना पड़ा। इसके अलावा ट्राम के झंझट में भी देर हो गई। लेकिन बहू, मुन्ने को क्या चुप रखा जा सकता है? सारा दिन वो माँ की रट लगाए रहता है। अब जाओ, खड़ी क्यों हो? कपड़े वपड़े बदलो। जी रुको, बात सुनो। ठहरो, जरा साड़ी तो बदल लूं। साड़ी बाद में बदलना, पहले ये बताओ मेरे मना करने पर भी आज ऑफिस क्यों गई? अरे नहीं जाने पे कैसे चलता? मुन्ने के मामूली बुखार के कारण क्या तुम ऑफिस जाना बंद करते हो? और फिर बच्चे को मैं अकेला तो छोड़कर नहीं गई थी। उसकी देखभाल के लिए घर में लोग हैं। देखो, ऑफिस के कारण तुम्हें रात 8-9 बजे तक बाहर रहना पड़े, घर के और लोगों की सुख सुविधा का ध्यान न रहे, इस तरह की नौकरी मैं तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगा। रोज तो देर नहीं होती, और फिर नौकरी नहीं करने से काम कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा ये मैं समझूंगा। इतने दिन तुमने नौकरी नहीं की तो क्या घर नहीं चलता था? अब मुझे एक पार्ट टाइम नौकरी मिल गई है, कल इस्तीफा लिख कर दे देना, समझी? मेरी नौकरी को लेकर तुम्हारे मन में इतनी बेचैनी क्यों है? आजकल तुम्हारे बोलने चालने का ढंग बदला हुआ है। सच ठीक कहते हो, दिमाग ठीक ही नहीं रहता। आज कितनी दौड़ धूप करनी पड़ी इसका तो तुम्हें पता ही नहीं। टॉलीगंज के आखिरी छोर तक जाना पड़ा था, इसीलिए देर हो गई। लेकिन काम बन गया है। इंदिरा के घर वाले एक मशीन लेंगे। देखो, रात 8-9 बजे तक जहां तहां घूमकर रुपए कमाने की जरूरत नहीं। रुपए आते हैं तो उन्हें फेंका भी तो नहीं जा सकता। वो घर गृहस्थी के काम आते हैं। लेकिन रुपए से बड़ी चीज प्रेस्टीज है, घर की सुख शांति है। तुम इन दिनों ठीक बाबूजी की तरह बोलना सीख गए हो। हाँ, जरूरत आ गई है तभी बोल रहा हूं। एक समय गृहस्थी की जरूरत को ध्यान में रखकर मैंने तुम्हें नौकरी करने के लिए कहा था। आज उसी बात को ध्यान में रखकर नौकरी छोड़ देने के लिए कह रहा हूं। तुम तो जानते हो, नौकरी मैंने तुम्हारे ही कहने से ली है।
6 महीने पहले की तो बात है। आज सुनते हो? क्या है? चावल खत्म हो गया है, सरसों का तेल भी लाना होगा और कोयला भी। लेकिन 20 तारीख को ही सब सामान खत्म हो गया। अभी तो महीना खत्म होने में 10 रोज हैं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। खर्च कम करने की क्या मैं कोशिश नहीं करती? घर के सारे कपड़े खुद धोती हूँ। कोयले का खर्च बचाने के लिए सुबह दोपहर कोयले के चूरे से गोले बनाती हूँ। हाँ, जानता हूँ। हर महीने सोचता हूँ इस महीने किसी से उधार नहीं लूंगा, लेकिन हर बार उधार लेना पड़ता है। तब कैसे होगा? शाम को परिमल के यहाँ गया था। पुराना दोस्त है, सोचा था उसी से उधार मांग कर देखो। क्या भेंट नहीं हुई? हुई। फिर? उसका हाथ तंग है। दोनों कमाते हैं फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं होता। दोनों का मतलब? दोनों का मतलब उसकी पत्नी माधुरी भी इन दिनों नौकरी करती है, लड़कियों के किसी स्कूल में टीचर है। सब तो हमारी तरह नहीं है ना। सच आरती, अब ये बोझ मुझसे अकेले नहीं उठाया जाता। बूढ़े माँ बाप, 3 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी, नौकरी के अलावा ट्यूशन भी करता हूं, लेकिन खर्च किसी तरह पूरा नहीं होता। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। उल्टा डांगा की इस अंधेरी गली के 2 कमरों में गुजारा करना पड़ता है। विवाह से पहले इंटर कर चुकी थी। पिताजी की इच्छा थी कि मैं बीए कर लूं, लेकिन तभी विवाह हो गया। सोचा तुम कलकत्ते में नौकरी करते हो, शायद पढ़ाई का सिलसिला निकल आए, लेकिन तभी विभाजन हो गया और बाबूजी सबको लेकर गांव से यहां आ गए। एक बात कहूं आरती? कहो। आजकल तो शादी के बाद भी कितनी लड़कियां नौकरी करती हैं। अगर कोशिश करके तुम भी कोई नौकरी वोकरी कर लो तो बुरा नहीं है। जो भी 50-100 लाओगी उससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। मुझे नौकरी कौन देगा? मैं तो बीए पास भी नहीं हूँ। और अगर नौकरी मिल भी जाए तो क्या तुम लोग मुझे करने दोगे? अरे, परिमल की बीवी माधुरी कौन सी बीए पास है, फिर भी नौकरी करती है और पति को गृहस्थी में सहयोग देती है। रही नौकरी करने की इजाजत की बात, तो तुम अगर नौकरी कर लोगी तब तुम्हें कौन रोकेगा? बाबूजी राजी क्यों नहीं होंगे? वो क्या घर की हालत देख नहीं रहे? लेकिन मुझे नौकरी मिलेगी कहाँ? मुझे तो एक एप्लीकेशन तक लिखनी नहीं आती। ये जिम्मेदारी मेरी है। आज ही अखबार में विज्ञापन निकला है। कहाँ? हाँ, ये देखो। कैनिंग स्ट्रीट के मुखर्जी एंड मुखर्जी फर्म में डिमॉन्स्ट्रेटर पद के लिए भद्रघर की लड़कियों से एप्लीकेशंस मांगी हैं। शिक्षा मैट्रिक तक, शुरू में 200 रुपए, साथ में मशीन बिक्री करने पर कमीशन। मैं एप्लीकेशन तैयार करता हूँ, तुम नकल कर लो। नहीं बाबा, मुझे डर लगता है। क्यों? सुनो, इसके लिए इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या मैं सफल हो पाऊंगी? जाने कैसे उल्टे सीधे सवाल वो पूछते हैं। हिम्मत से काम लो, अगर भाग्य ने साथ दिया तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अच्छा। आरती, आरती, क्या हुआ आरती? इंटरव्यू कैसा रहा? ये देखो। क्या? अपॉइंटमेंट लेटर? जी, कल से ही काम करने के लिए बुलाया है। अरे वाह! और काम कुछ वैसा मुश्किल भी नहीं है। मुखर्जी कंपनी ने बंबई से ऊन बनने की एक नई मशीन की एजेंसी ली है। सबसे पहले हमें इस मशीन के इस्तेमाल का तरीका सीखना होगा। इसके बाद खरीदार के यहाँ जाकर इसके इस्तेमाल का तरीका उन्हें सिखलाना होगा। अच्छा अच्छा। बहुत महंगी मशीन है, क्योंकि संपन्न और धनी घर की महिलाएं ऐसी मशीन खरीद सकती हैं। इसलिए कंपनी ऐसी लड़कियां चाहती है जो खुद मध्यम वर्ग की होकर भी ऊंचे और अभिजात घरों की महिलाओं के साथ ढंग से बातचीत कर सके। सुनो, अब ये बताओ कि नौकरी की बात माँ बाबूजी से कैसे की जाए? सुनो, बाबूजी से तुम ही बात करो। तुम्हें वो ज्यादा मानते हैं। और तुम्हें क्या कम मानते हैं? नौकरी की बात उनसे मैं कभी नहीं कह पाऊंगी। ना बाबा, तुम ही कहना। अच्छा।
ऐसी बात तुम्हारी जबान पर आई कैसे बेटे? मेरे जिंदा रहते मजुमदार घराने की बहू नौकरी करेगी और मैं देखता रहूंगा? तुम लोग भीतर ही भीतर खिचड़ी पका रहे थे, इसकी भनक मुझे मिल गई थी। हाँ, कर ले बहू नौकरी, लेकिन फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। पाचल डांगा में मेरे भाई के पास भेज दो मुझे। ठीक है, तब आप ही बताइए घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं शक्ति भर काम करता हूँ, 1 मिनट भी बैठा नहीं रहता। महंगाई आसमान छू रही है। इतना बड़ा परिवार अकेले चला पाना मेरे बूते के बाहर है। क्या इतना बड़ा परिवार? ठीक है, ठीक है बेटे, अब जैसी तुम्हारी मर्जी करो। नौकरी करने जा सकती है, बच्चे की देखभाल का इंतजाम नहीं कर सकती? नौकर बन जाए बच्चों को संभालने के लिए। मैं किसी के बच्चे को नहीं संभालूंगी। हाँ, कितने अरमान से बेटे का ब्याह किया था। वाह, खूब सुख मिला मुझे। पहले अपने पाले, अब इनके पालने पड़ गए हैं, और इसके बाद इनके बच्चों को पालू। मैं तो बस इसी करके मर गई ना। सुनो जी, तुम्हारी बहू तुम्हें प्रणाम करने आई है। क्यों, आज क्या कोई त्योहार है? त्योहार नहीं, आज पहला वेतन मिला है ना, रुपए देकर तुम्हें प्रणाम करेगी। मेरा अपमान करने आई हो बहू? नहीं बाबूजी, प्रणाम ही देने आई थी। अरे तुम चाहे कितने ही कोमल स्वर में क्यों ना बोलो बहू, ये प्रणामी नहीं, घूस है, घूस। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, किसी न किसी रूप में मुझे ये घूस लेनी ही होगी। तुम्हारी तो मती मारी गई है। कितनी साथ से बहू पहले महीने का वेतन दे रही है और तुम उसे रुला रहे हो। लो, हाथ बढ़ाकर ले लो। नहीं नहीं, वो लेना हो तो तुम ही ले लो सुब्रत की माँ। हाँ। माँ जी, नई नौकरानी कुमुद आ गई है। क्यों बहू, नौकरानी क्यों रहेगी? मैं जो हूँ। आप भी कैसी बातें करती हैं माँ जी, घर का सारा काम आप अकेले कैसे कर पाएंगी? मैं कहती हूँ बहू, इतनी लाट साहबी की जरूरत ही क्या है? इससे तो अच्छा है वो रुपए तुम मुझे ही दे दिया करो। जी, आप भी कैसी बातें करती हैं माँ जी, सब कुछ तो आप ही का है। आदमी की सुख सुविधा के लिए तो रुपए होते हैं। ये कुमुद घर के काम में हाथ बटाएगी, बच्चे को संभालेगी। अच्छा, जैसी तुम लोगों की मर्जी बहू। अजी सुनते हो? अब उठो ना, इसके बाद फिर बाथरूम खाली नहीं मिलेगा। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। ओहो, मुझे लेट होने का डर नहीं, लेकिन तुम एक आध दिन लेट हो भी गई तो क्या बिगड़ जाएगा? बाप रे, हमारी कंपनी के डायरेक्टर हिमांशु बाबू ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करते। साहब आदमी हैं, एक आंख रहती हाजिरी के रजिस्टर पर और दूसरी घड़ी की सुई पर। कस के काम लेते हैं। कैसी लग रही है नौकरी तुम्हें? ठीक है, नई मशीन कैसे इस्तेमाल की जाए ये सिखलाने के सिलसिले में भवानीपुर, बालीगंज जैसी जगहों के संपन्न परिवारों में जाना पड़ता है। कल चितरंजन एवेन्यू गई थी। उस घर की नई बहू ने हमारी मशीन खरीदी है। तुमने उनसे बांग्ला में बात की? नहीं, हिंदी में। उनके पति से अंग्रेजी में बात हुई। तुम अंग्रेजी में ठीक तरह बात कर सकी? हाँ, एडिथ के साथ बात करते करते मुझे अंग्रेजी बोलने का अभ्यास हो गया है। लेकिन एडिथ भी तो तुम्हारे साथ ही चुनी गई थी। वो बांग्ला नहीं जानती तो फिर काम कैसे करती है? ऐसी कॉलोनीज में जहाँ बांग्ला भाषी नहीं रहते, उधर मशीन के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एडिथ सीमेंस ही जाती है। अब है तो सांवली, लेकिन खूब सज धज के रहती है। सुनो, ये इस तरह की औरतों से ज्यादा मेलजोल ठीक नहीं। अरे, एक साथ काम करते हैं, बिना मेलजोल रखे काम कैसे चलेगा? और फिर एडिथ मामूली लड़की नहीं है।
बहुत साहसी है। उसी ने हिमांशु बाबू से डट के बहस की थी और उसी के कारण हमें हर मशीन बेचने पर 5% कमीशन मिलने लगा है। बाप रे, कितनी देर हो गई। अब तो मैं नहाने भागती हूँ। अरे बाबा, मेरा टॉवल कहाँ गया? रखा था। जरूर लेट हो जाऊंगी। आरती, आजकल तो तुम पहचान में नहीं आती हो। क्यों? जब तुम ऊंची एड़ी की सैंडल खटखटाती हुई मेरे सामने से गुजर जाती हो तो लगता है ये कोई दूसरी आरती है। अक्सर तुम्हारे साथ ही तो ऑफिस जाती हूँ और अब साथ ही लौट रही हूँ। ऐसा क्या बदल गया मुझ में? तुम्हारे साथ चलता हुआ मैं तुम्हारा नौकर सा लगता हूँ। जी, आहिस्ता बोलो। अरे लोग क्या कहेंगे? लोग तो तुम्हारी सुंदरता को आंखों से पी रहे हैं। इन 5-7 मिनटों में कितने लोग तुम्हें घूरते गए हैं? मैं क्या उन्हें गिन रही थी? हाँ, इसका मतलब हुआ वे अनगिनत हैं। वो सभी भद्र पुरुष हैं श्रीमान, तुम्हारी तरह रूप के लोभी नहीं। यानी संसार में सभी सज्जन हैं, एक तुम्हारा पति ही। मेरे पति जैसा तो कोई है ही नहीं, वो तो महापुरुष है। अब खुश हुए? बहुत। चलो सामने वाले रेस्तरां में एक कप चाय पिए। ओ माँ, रेस्तरां में क्यों? घर जाकर नहीं पी सकते? भाई, रेस्तरां की चाय का स्वाद अपना अलग ही होता है। होगा। चलो घर चले। मुन्ना मामा करके रो रहा होगा। तुमने तो सारा रोमांस चौपट कर दिया। अरे मुन्ने की देखभाल के लिए माँ और बाबूजी हैं तो। कभी मुन्ने के बाप के बारे में भी सोच लिया करो। बेकार की बातें मत करो। ये चलते चलते रुक क्यों गए? ऐसे ही आरती, गहराती हुई संध्या में इस महानगर को देख रहा हूं। तुमने ध्यान दिया आरती? क्या? ये महानगर दिन भर में कितने रूप बदलता है। सुबह इसका रूप अलग है, दोपहर में दूसरा, और रोशनियों से जगमगाती हुई रात में इसका कुछ और ही रूप हो जाता है। तुमने मुझे बाहर आने दिया, तभी तो ये सब देखने को मिला। नहीं तो घर में बैठी रोटी पकाते मुझे क्या पता चलता। अगर तुम और कुछ दिन पहले मुझे कलकत्ता ले आते तब क्या होता? तब हो सकता है मैं कुछ और पढ़ लिख जाती। उसके बाद किसी और बड़े दफ्तर में नौकरी करती और अधिक रुपए कमा कर लाती, घर की हालत सुधर जाती। किसी अच्छी कॉलोनी के अच्छे मकान में बड़े लोगों की तरह हम भी रहते। कहीं ऐसा सुना है कि घर की बहू ऑफिस जाने के बहाने सारे शहर का चक्कर लगाती फिरे, जिसे तैसे लेकर होटल रेस्टोरेंट में घुस जाए। ओहो, तो मुझ पर क्यों चिल्लाते हो? अपने लड़के से कहो, बहू से कहो। लो, आ रहा है सुब्रत। क्या हो गया है आप लोगों को? सुबह हो या शाम बस कलह और क्लेश। ये घर है या मछुआ बाजार? इस मकान में और भी तो 3 किराएदार रहते हैं, उनके यहाँ तो इतनी चीख पुकार होती नहीं। सारे झगड़े की जड़ तुम्हारी बहू है। क्या कर दिया उसने? क्या हो गया है? अरे होने को बाकी क्या रह गया है? जिसका एक कान कट जाता है उसे दूसरे कान के कट जाने का डर रहता है, लेकिन जिसके दोनों ही कान कट गए हो उसे लोकलाज का क्या डर? मेरे तो दोनों कान कट गए हैं सुब्रत। ये उपमा अलंकार छोड़कर सीधे सीधे कहिए कि क्या हुआ है। सुबोध भद्र को जानते हो ना? अरे वही चौधरी वंश का तहसीलदार, वो उल्टा डांगा की नित्यानंद ऑयल मिल में काम करता है। उसने आज अपनी आंखों देखा कि चौरंगी मोड़ पर जो 2 तल्ला होटल है ना, उसमें बहू किसी आदमी के साथ अंदर गई। अब चुप रहिए। मेरी पत्नी क्या करती है क्या नहीं ये देखना मेरा काम है। इसे लेकर दूसरों के सिर में दर्द क्यों होता है? अच्छा अच्छा ठीक है। बात क्या है? सुना आज फिर घर में झगड़ा हुआ?
किससे सुना? अरे मेरे जासूसों की कमी है, मेरे पीछे क्या बात होती है सब मेरे कान में पहुंच जाती है। तुम्हें तो पता ही है, कलकत्ता जैसे शहर में दोस्तों के साथ मनोरंजन करने के लिए जगहों की कमी तो है नहीं। थिएटर है, सिनेमा है, हाँ, होटल और रेस्तरां भी हैं। हाँ, वो तो है ही। तुम लोग मुझे लेकर न जाने क्या क्या सोचते हो, कितने ताने बाने बुनते हो, ये सोचने में सच बड़ा मजा आता है। और इधर मैं हूँ कि अपना काम करती जाती हूँ। पता है, आज मैंने 2 मशीनों की बिक्री की है, कमीशन के पैसे घर आएंगे। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम काम के लिए इधर उधर घूमती हो? तब और किस लिए? आज चौरंगी के रेस्तरां में किस लिए गई थी? ओ माँ, अच्छा, ये बात भी तुम्हारे कानों तक पहुंच गई। जिस तरह मैंने घर में जासूस रख छोड़े, लगता है तुमने भी कलकत्ता भर में जासूस लगा दिए। मजाक छोड़ो आरती, तुम रेस्तरां में क्यों गई थी? बताओ। शैलेंदा ले गए थे। मानी नहीं, दीदी के मौसेरे देवर हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं। बोले आओ आरती कुछ खा लो। मैंने सोचा अगर किसी को मुझे खिलाने से खुशी मिलती है तो अर्जी क्या है। सुनो, शैलेंदा ने मशीन के 2 खरीदार भी जुटा दिए हैं। देखो आरती, जिस समाज में हम रहते हैं उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। परिवार में सुख शांति बनी रहे ये भी जरूरी है। ऐसी बातों को लेकर घर में रोज किचकिच होती रहे ये ठीक नहीं। इसलिए अच्छा होगा कि तुम ये बाहर घूमने वाली नौकरी छोड़ दो। किसी स्कूल में टीचर। क्यों, यही ठीक है ना? तुम्हारा भाषण समाप्त हो गया, सो जाओ अब। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, सो जाओ। नहीं आरती, ये बात तुम हंसी में नहीं उड़ा सकती। तुम्हारा सारा टाइम ऑफिस के काम में लग जाता है। मैं कल तुम्हारे ऑफिस में हिमांशु बाबू से मिलूंगा। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। आप? जी मेरा नाम सुब्रतो मजूमदार है। ओह, तो आप श्रीमती आरती मजूमदार के? जी। आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं प्रॉपर नेम कभी नहीं भूलता। मिसेज मजूमदार की दफ्तरी चिट्ठियां आप ही के केयर ऑफ जाती हैं। अच्छा अच्छा। मैंने उनसे कई बार आपको यहाँ लाने के लिए कहा था। अपनी तरफ के आदमी से मिलकर बहुत सुख मिलता है। आप भी पूर्वी बंगाल के हैं? हाँ। आप लोगों का घर भी मुंशीगंज सब डिवीजन में था, मैं सब सुन चुका हूँ। ये जानकर बड़ी खुशी हुई। जरा मिसेज मजूमदार को बुलवा देंगे? वो 5-10 मिनट में ही लौट आएंगी। मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन देने गई हैं। अच्छा। मिसेज मजूमदार जिन जिन खरीदारों के यहाँ गई हैं, वहां से हमें उनकी बहुत अच्छी रिपोर्ट मिली है। जिस परिवार में वो एक बार गई हैं, वो लोग फिर किसी और से सीखना पसंद नहीं करते। लीजिए, वो आ गई। आइए मिसेज मजूमदार, आज एक नए खरीदार आए हैं। तुम कब आए? यही कुछ देर पहले। मिसेज मजूमदार जी। मिसेज मलिक के यहाँ से फोन आया था, आपको वहाँ एक बार फिर जाना पड़ेगा। वो कुछ जानना चाहती हैं। ठीक है, कल चली जाऊंगी। ठीक है। अच्छा तो अब चलता हूँ हिमांशु बाबू, बहुत दिनों से आपसे भेंट करने की इच्छा थी, इसीलिए आया था। बड़ी कृपा की आपने। अरे एक काम करें जी, आप मेरी गाड़ी से चले जाइएगा, ड्राइवर आपको पहुंचा देगा। नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। मैं जानता हूँ, लेकिन आपको बहुत तकलीफ होगी। इस समय ट्राम या बस पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मिसेज मजूमदार जी, आप भी साथ चली जाइएगा। जी। जो काम बचा है कल आकर कर लीजिएगा। हाँ जी। अच्छा, नमस्कार। 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 कैसे लगे हिमांशु बाबू? तुम्हारे बॉस? बॉस बॉस क्यों कह रहे हो? तब तुम्हारा मित्र कहूँ या प्रभु कहूँ? वो तुम्हारे साथ तो बात करना मुश्किल है। ये कहूँ बात करने की इच्छा नहीं है। चाहे जो कहो, हिमांशु बाबू एक समर्थ पुरुष है, ये तो मानना ही पड़ेगा। बहुत ही साधारण हालत से स्ट्रगल करके बड़े आदमी बने हैं।
बहुत बड़े आदमी हो गए हैं शायद। बाप रे। हंस क्यों रही हो? तुम कितने ईर्ष्यालु हो गए हो। बिल्कुल मुन्ने की तरह। हिमांशु बाबू की थोड़ी सी तारीफ करते ही तुम्हें ईर्ष्या होने लगी। छोड़ो, बताओ तुमने क्या सोचा है? मैं क्या सोचूंगी? मेरे पास क्या विद्या बुद्धि है जो सोचूंगी? सोचने के मालिक तो तुम हो। मैंने एक की जगह 2 नौकरियां कर ली है। अब मैं तुम्हारे नौकरी करने की जरूरत नहीं समझता। तुम्हें पार्ट टाइम नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। इतनी कड़ी मेहनत तुम्हारा शरीर बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन तुम क्या मेरी बात सुनते हो? हम दोनों में से कहाँ कोई दूसरे की बात सुनता है? देखो, गुस्सा न करो, जरा सोचो। इस समय क्या मुझे नौकरी छोड़नी चाहिए? कंपनी तरक्की कर रही है और सुना है सबकी तनख्वाह बढ़ेगी। हम लोग भी अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बातों में एडिथ बहुत अनुभवी है। हम लोग अपने कमीशन का रेट बढ़वा के रहेंगे। मतलब ये तुम नौकरी छोड़ने की बात नहीं सोचती? नहीं। इतनी साधारण सी बात को समझने में तुम्हें इतना समय लगा? अरे सुब्रत बाबू जी, लंच टाइम में बाहर कहाँ जा रहे हो? आओ खाना खा लो। आप खाइए परेश बाबू, मैं तो चाय पीने जा रहा हूं। अरे भाई, मैं तो खाऊंगा ही। पत्नी ने आते समय इतना कुछ थमा दिया, बिना खाए कोई रास्ता है? अपनी कसम दे दी। अच्छा ये बात है। तब तो खाएंगे साहब। बात हुई ना। ये लीजिए। क्या क्या लाया? पूरी और ये आलू। वाह। अरे रायता भी है। लीजिए। जी। आप टिफिन नहीं लाते? जी नहीं। हम लोग भी अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बातों में एडिथ बहुत अनुभवी है। हम लोग अपने कमीशन का रेट बढ़वा के रहेंगे। मतलब ये तुम नौकरी छोड़ने की बात नहीं सोचती? नहीं। इतनी साधारण सी बात को समझने में तुम्हें इतना समय लगा? अरे सुब्रत बाबू जी, लंच टाइम में बाहर कहाँ जा रहे हो? आओ खाना खा लो। आप खाइए परेश बाबू, मैं तो चाय पीने जा रहा हूं। अरे भाई, मैं तो खाऊंगा ही। पत्नी ने आते समय इतना कुछ थमा दिया, बिना खाए कोई रास्ता है? अपनी कसम दे दी। अच्छा ये बात है। तब तो खाएंगे साहब। बात हुई ना। ये लीजिए। क्या क्या लाया? पूरी